गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं वीर दुर्गादास राठौड़। इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अजीत सिंह की सुरक्षा को लेकर वीर दुर्गादास चिंतित थे। उन्होंने सर्वप्रथम अजीत सिंह को कालिंदी भेजा, जहां जयदेव नामक पुष्करना ब्राह्मण के संरक्षण में उनको रखा। उसके बाद में उन्होंने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से मदद ली। इसलिए कि उन्होंने कहा कि आप हमारे यह का नाम है अजीत सिंह को क्या दो, शरण दो, इनकी रक्षा का काम करें, इनकी रक्षा करें। ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, राज सिंह जी तैयार हो गए। उन्होंने क्या किया, अजीत सिंह को 12 गांवों की जागीर दी, साथ में केवला गांव का पट्टा दिया। इससे क्या हुआ, राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन मजबूत हो गया। जब औरंगजेब को इस बात का मालूम चला तो उसने क्या किया, राज सिंह को संदेश भिजवाया कि अजीत सिंह को गिरफ्तार करके वो औरंगजेब के पास भेज दे। लेकिन राज सिंह ने इस मामले में कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब बेटा घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि अकबर का विद्रोह। दुर्गादास राठौड़ ये चाहते थे कि औरंगजेब स्थिर नहीं रहे। इसके लिए क्या, राज सिंह के साथ मिलकर उन्होंने प्रयत्न किए। उन्होंने विभिन्न शहजादों को राज सिंह उसके औरंगजेब के विरुद्ध भड़काया। इसकी मदद से, राज सिंह की मदद से, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले किसको भड़काएंगे, मुअज्जम को। सबसे पहले शहजादा मुअज्जम, ये कहां पे आया हुआ था, देवारी। देवारी उदय सागर के पास में ठहरा था। ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया, राठौड़ ने मुअज्जम को औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाया। ठीक है। लेकिन क्या होता है, मुअज्जम की मां है नवाब बाई। क्या नाम है, मुअज्जम की मां नवाब बाई ने मुअज्जम को विद्रोह करने से मना कर दिया। ठीक है, आप इसे उतारिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा क्या होता है, अब क्या है, अजीत सिंह की सुरक्षा हो गई। अब दुर्गादास ने अपना ध्यान कहाँ दिया, औरंगजेब के खिलाफ। उसने सोचा अगर हम औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कराते रहेंगे तो औरंगजेब का ध्यान कहाँ रहेगा, विद्रोह में रहेगा, और अजीत सिंह की सुरक्षा बनी रहेगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले शहजादा मुअज्जम को क्या करते हैं, जो देवारी के पास उदय सागर में ठहरे हुए थे उनके पास जाते हैं और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं। कहते हैं कि जब आप विद्रोह करेंगे तो राठौड़ और सिसोदियों की जो राजपूत सेना है वो क्या करेगी, आपको पूर्ण सहयोग करेगी। अगर मान लो शाही सेना अगर हारती है तो आप क्या होंगे, हिंदुस्तान के बादशाह बन जाएंगे। लेकिन जब मुअज्जम कहता है कि मैं इसके लिए मेरी माता से सलाह लूंगा, तो क्या करता है मुअज्जम अपनी माँ, जिसका नाम है नवाब बाई, क्या नाम है, नवाब बाई के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पास राठौड़ और सिसोदियों की तरफ से यह निमंत्रण आया है कि मैं क्या करूं, विद्रोह कर दूं। किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ। लेकिन नवाब बाई क्या है, एक चतुर और समझदार महिला थी। वो मुअज्जम को समझाती है कि हमारे पास में इतने साधन
और संसाधन नहीं है, और राजपूतों की सेना भी इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो सम्राट की सेना का मुकाबला कर सके। ऐसे में हमें क्या है, विद्रोह नहीं करना चाहिए। अगर हम विद्रोह करेंगे तो हार जाएंगे, हो सकता है औरंगजेब गुस्से में आकर हमें मृत्यु दंड भी दे दे। मुअज्जम क्या है, इससे डर जाता है, तो क्या करता है, मुअज्जम अपनी मां नवाब बाई की सलाह मानता है और दुर्गादास राठौड़ को मना कर देता है कि वो विद्रोह नहीं करेगा। इससे क्या होता है, नवाब बाई की सलाह पर ये जो विद्रोह है एक तरीके से रुक जाता है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ यहीं रुकने वाला नहीं है, वो क्या करेगा, अकबर से संपर्क करेगा, इससे अकबर से, और ये अकबर क्या करेगा, 1681 में विद्रोह कर देगा। क्या हुआ बेटा, मुअज्जम ने मना कर दिया। अब क्या करा, दुर्गादास राठौड़ ने अकबर को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयत्न किया। राजपूतों और अकबर के मध्य जब वार्तालाप का दौर चल रहा था, उसी के बीच 1680 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसे उतारिए, फिर मैं आपको आगे और दिखाता हूं। ठीक है ना। अब राज सिंह की मृत्यु हो गई तो आपको मालूम, मृत्यु होगी तो कोई ना कोई नया महाराणा बनेगा। तो नया महाराणा कौन बनता है, अब मेवाड़ के नए महाराणा बने जय सिंह। लेकिन वार्ता का दौर अब भी चालू था। वार्ता का दौर अभी चालू था। अब क्या है, अकबर विद्रोह के लिए तैयार हो जाता है। अकबर विद्रोह के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसे उतारिए, फिर मैं आपको ये सारी चीज समझाऊंगा। देखो बेटा, शहजादा मुअज्जम ने मना कर दिया अपनी मां नवाब बाई के कहने पर, लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ इससे भी क्या है, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, एक प्रयत्न और किया। राजस्थान में ही औरंगजेब के एक बेटे और थे, अकबर। ये अकबर महान नहीं है बेटा, ये औरंगजेब के बेटे हैं, और वो मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे, अकबर, जिन्हें हम अकबर महान के नाम से जानते हैं।
तो पहला शासक था बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। ये जो है अकबर, इन्हें अकबर द्वितीय भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अकबर द्वितीय, क्योंकि हम उसको अकबर प्रथम कहेंगे, जो हुमायूं का बेटा था, जहांगीर के पिताजी थे। ये बाद के हैं, ये औरंगजेब के बेटे हैं, लेकिन क्या है, इनका नाम उनसे मिलता जुलता है। इनका नाम क्या है? अकबर। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दुर्गादास राठौड़ अकबर को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास करते हैं। अब देखो बेटा, किसी को अगर अपने पक्ष में मिलाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? उससे बातचीत करनी पड़ती है, उसकी बातों को जानना पड़ता है और अपने पक्ष को उसे समझाना पड़ता है। तो ये जो वार्ता का दौर चल रहा था, इस वार्ता के दौर में दुर्गादास राठौड़, अकबर और राज सिंह तीनों के मध्य वार्तालाप चल रहे थे। वो उनको बता रहे थे अकबर को कि अगर आप अपने आप को सम्राट घोषित करके अगर विद्रोह करते हैं तो राजपूत सेना आपके झंडे के नीचे लड़ेगी। कब तक? जब तक कि हार या जीत का फैसला नहीं हो जाता। अकबर को क्या लगता है, वो कुछ सोचता है, लेकिन इसी वार्तालाप के बीच में 1680 में क्या होता है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब बेटा देखो, आप जानते हो, किसी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय के लिए ये जो वार्ता का दौर है ये थम गया, रुक गया। लेकिन इनके बाद जो महाराणा बने उनका नाम है जयसिंह। क्या नाम है? जयसिंह। जयसिंह भी अपने पिता राज सिंह के समान ही विचार रखते थे और उन्होंने दुर्गादास से कहा कि अपनी वार्ता को वापिस चालू रखें। अब क्या होता है बेटा, दुर्गादास राठौड़ हैं, ये जयसिंह और अकबर तीनों क्या है, वापिस से वार्तालाप करते हैं और इस बार ये दोनों सफल हो जाते हैं। किस मामले में? अकबर को विद्रोह कराने के मामले में। तो अकबर क्या करता है, उनसे मिल जाता है और अपना विद्रोह की सारी तैयारी करता है। अब बेटा जब विद्रोह की तैयारी करेंगे तो हमें बहुत सारे सेना नायकों की आवश्यकता होगी, बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता होती है। तो अकबर सबसे पहले यह मालूम करता है कि राजपूत सैनिक उनके साथ होंगे कि नहीं होंगे। तब उस पर दुर्गादास राठौड़ बोलते हैं कि राठौड़ और सिसोदिया दोनों ही सैनिक आपके झंडे के नीचे लड़ेंगे। तो क्या करते हैं, 1 जनवरी 1681, तारीख याद रखना, 1 जनवरी 1681 को क्या है, अकबर अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। देखो बेटा, तारीख का बहुत ध्यान रखना, ये तारीख कभी कभी कंपटीशनों में आती है। 1 जनवरी 1681 ईस्वी को कहां पे? नाडोल में। किस जगह? जगह कौन सी है? नाडोल। नाडोल में अकबर क्या करता है, अपने को बादशाह घोषित कर देता है। अब देखिए, अकबर ने बादशाह घोषित कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, विद्रोह का प्रारंभ हो गया। अकबर क्या करता है, अकबर राजपूत सैनिकों को लेकर अजमेर की तरफ रवाना होता है। अजमेर की तरफ बढ़ता है। यहीं अजमेर के सूबेदार या किलेदार तहव्वुर खां, क्या नाम है? तहव्वुर खां, किससे मिल जाते हैं? अकबर से आकर मिल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अजमेर का सूबेदार भी इनसे मिल गया, इनका मतलब इनकी स्थिति क्या है, अब मजबूत हो गई। उधर औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब भी
शाही सेना भी क्या है, दोराई में आकर ठहरती है। ठीक है बेटा, ये दोराई में आके ठहर गई। अब आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ बहुत सारी कर सकते हो आप उसको। देखो बेटा अब क्या होता है, 1 जनवरी 1681 को क्या है, नागौर में अकबर अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। जैसे ही अकबर बादशाह घोषित कर देता है, उसी समय अपने वायदे के अनुसार राठौर और सिसोदियाओं की सेना अकबर के झंडे के नीचे आ जाती है और इसी समय अकबर राजपूत सैनिकों को लेकर अजमेर की तरफ बढ़ता है। तो आपको मालूम है ना कि राजस्थान में एकमात्र मुगल प्रांत था अजमेर, है ना। ऐसे ही ब्रिटिश प्रांत भी अजमेर मेरवाड़ा था, ये आपको ध्यान देने की है। इसके क्या है, अजमेर का खालसा था, मतलब सीधा मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में था। यहाँ का जो फौजदार था, यहाँ की जो रक्षा का भार था, वो था तैयबर खान को। तैयबर खान भी देखता है कि इतनी बड़ी सेना है, अगर अकबर विजयी होगा तो मुझे क्या कि प्रधान सेनापति बनने का मौका मिले, तो ये क्या है मेरे एहसानों के नीचे रहेगा। तो वो क्या करता है, अकबर से आकर मिल जाता है। अब देखिए, राजपूत हो गए, सिसोदिया हो गए, अजमेर का फौजदार भी हो गया। औरंगजेब को जब इस बात का मालूम चलता है तो क्या होता है, थोड़ा सा चिंतित होता है। लेकिन औरंगजेब क्या है, छल कपट में बहुत माहिर व्यक्ति है। आप देखेंगे कि मुसलमान जो सेनापति होते हैं हमेशा किसी प्रकार के छल कपट के द्वारा ही जीतते हैं। यहाँ भी देखो कोई युद्ध नहीं होगा, एक छल कपट के द्वारा इतनी विशाल सेना को औरंगजेब क्षण मात्र में ही खत्म कर देगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो हम इतना जानेंगे कि औरंगजेब की जो शाही सेना है दोराई में आकर ठहरती है। ठीक है, दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। अब क्या होता है आगे, 15 जनवरी के दिन 15 जनवरी के दिन क्या करता है औरंगजेब, छल कपट का सहारा लेता है। क्या करता है बेटा, अब बेटा यहाँ पे क्या है, 2 सेनापति हैं। अब छल कपट किस प्रकार होती है वो आपको बताता हूँ। तो उससे पहले आप क्या है, 2 व्यक्तियों के नाम याद कर लो। पहला है अकबर का सेनापति, उसका नाम है तैयबर खान, तैयबर खान। दूसरा है मुगल सेनापति या औरंगजेब का सेनापति, इसका औरंगजेब का, इसका नाम है आपके इनायत खान। ठीक है ना, ये 2 हैं बेटा, ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में रिश्तेदार हैं। इनमें क्या रिश्ता है, ये तो है दामाद। तैयबर क्या है दामाद है, और इनायत खान क्या है, ससुर है। अब देखिए औरंगजेब कितनी बड़ी चाल चलेगा, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं कि औरंगजेब क्या करता है, इनायत खान को आदेश देता है
कि आप क्या करो, एक पत्र अपने दामाद तैयबर खां को भेजो। तैयबर खां को जो खत भेजोगे उसमें आप लिखोगे कि आपने जो हमारे साथ में विद्रोह किया है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी अगर आप क्या करोगे, अकबर का पक्ष छोड़कर मेरे पास आ जाओगे तो क्या होगे, आपके सारे अपराधों को क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे खेमे में आकर नहीं मिले, देखो ससुर लिख रहा है किसको, दामाद को। आप सोच सकते हैं कि वहां पर कितनी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं मुस्लिमों के अंदर। आप देखोगे ससुर अपने दामाद को लिख रहा है कि आप लोग जो हमारा खेमा छोड़कर आप विद्रोहियों के साथ मिल गए, अगर उस खेमे को छोड़कर वापिस अगर यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा, आपके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, आपकी औरतों को बेइज्जत किया जाएगा। कैसे, सरेआम चौराहे पर। तो आपकी जो पत्नियां हैं, आपकी जो बहन बेटियां हैं, उन सबको क्या किया जाएगा, चौराहे पर बेइज्जत किया जाएगा। साथ में आपके परिवार में जितने भी बच्चे हैं उन्हें कुत्तों की कीमत पर गुलाम बनाकर बेच दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक ससुर अपने दामाद को इस प्रकार का पत्र लिख सकता है। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति में नहीं है, ये सारी चीजें क्या विदेशी संस्कृति में ही संभव है। इस पर क्या होता है, तैयबर का घबरा जाता है। क्या होता है, तैयबर का घबरा जाता है और क्या करता है, रात को अकबर को बिना बताए अकबर का डेरा छोड़कर औरंगजेब के पास आ जाता है। आप इसे डालिए, फिर मैं आगे की बातें आपको बताता हूं। औरंगजेब तो कौन था, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अकबर का जो सेनापति है तैयबर खां, वो क्या होता है, वापिस भागकर औरंगजेब के पास में आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था, वापिस बता देता हूं कि ये अकबर पहले वाला अकबर नहीं है, ये अकबर है जो औरंगजेब का बेटा है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा है, मैं वापिस बता देता हूं कि पहला जो अकबर है वो हुमायूं का बेटा है, और ये जो अकबर है ये अकबर द्वितीय के नाम से है। ठीक है, अब औरंगजेब के पास आता है। अब आप देखिए औरंगजेब इतना मक्कार आदमी है कि इसको बुला तो लिया और अपने सैनिकों का आदेश देता है कि क्या करो, तैयबर खान की हत्या कर दो। ये व्यक्ति किसी भी कीमत में जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक दगाबाज व्यक्ति है। अब देखो बेटा, ये छल कपट में और कहां तक बढ़ता है वो आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम इसको खत्म करेंगे। हो गया, 5-7 मिनट में बेटा खत्म हो जाएगा ये ना। अब क्या होता है बेटा, अकबर के सेनापति टूटकर आगे, अकबर खेमे में सोया हुआ है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। अब औरंगजेब क्या करता है, एक जाली पत्र जो क्या करता है, वो दुर्गादास राठौड़ के खेमे के पास में गिराता है। अब एक पत्र आ गया, खेमे के पास गिर गया। आप बोला पत्र से क्या फर्क पड़ा, लेकिन पत्र में जो भाषा लिखी हुई थी उससे बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ेगा। आप देखिए इतिहास किस प्रकार बदल रहा है, कहाँ अकबर राजा बन रहा है, मुगल सम्राट बन रहा है। वो अकबर अब अपनी जान बचाते हुए यहाँ से दक्षिण और दक्षिण से फारस ईरान चले जाएगा। ईरान के जो शासक थे बेटा वो शिया शासक थे, और हमारे जो हिंदुस्तान के शासक थे वो सुन्नी शासक थे। अगर यहाँ से कोई सुन्नी विद्रोह करके भागता था
तो वो सियाह शासक क्या है, उसे आश्रय प्रदान करते थे। ये नियम चला आ रहा था। अब इस पत्र में क्या लिखा होता है, इस पत्र में अकबर की प्रशंसा लिखी होती है। और प्रशंसा में क्या लिखा हुआ है, अकबर के लिए लिखा हुआ है, अकबर तेरे द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया। राजपूत तेरे छल कपट को नहीं समझ पाए, इसे ऐसे ही बनाए रखना। प्रातःकाल राजपूतों को हराबल रखना। और अपने सैनिकों को चंदावल रखना, जिससे राजपूतों पर दोहरा घात होगा और उनकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। उतारो बेटा फटाफट, फिर मैं समझाता हूं, फिर इसको खत्म करेंगे। एक जाली पत्र के माध्यम से दुर्गादास राठौड़ के खेमे में अकबर को क्या कहता है, औरंगजेब एक पत्र पटकवा देता है। उस पत्र में अकबर की प्रशंसा के बारे में लिखता है। वो अपने बेटे से कहता है कि अकबर तेरे द्वारा ये काम बहुत अच्छा किया गया है, तूने राजपूतों को बहुत बेवकूफ बनाया, जो छल कपट का सहारा लिया है उसे बनाए रखना। और सुबह प्रातःकाल जब युद्ध स्टार्ट होगा तो क्या करना है, राजपूतों को हरावल रखना है। हरावल का मतलब होता है बेटा युद्ध करने वाले अग्रिम पंक्ति के सैनिक, जो युद्ध में सबसे आगे होते हैं सैनिक, उन्हें क्या कहा जाता है, हरावल सैनिक कहा जाता है। और तुम क्या करना, मुगल सैनिकों को साथ रखकर चंदावल हो जाना। चंदावल का मतलब है सेना के 3 भाग होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला भाग होता है हरावल, जो सैनिक सबसे आगे लड़ते हैं। दूसरा होता है मध्य भाग, जिसमें सेनापति अपनी सेना को लेकर चलता है। और तीसरा भाग होता है चंदावल, यानी सबसे पीछे वाला भाग। अब इसका क्या फायदा होगा, जब आपके सैनिक चंदावल हैं तो आप क्या करोगे, हरावल सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। तो औरंगजेब ने जो पत्र लिखा उसका ये संदेश था कि दुर्गादास और जो राजपूत हैं वो आगे लड़ेंगे, तो आगे से क्या होगा, मुगल सैनिक भी उन पर आक्रमण करेंगे शाही सेना के, और पीछे से अकबर के सैनिक भी उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। अब क्या होता है, दुर्गादास को कुछ संशय हो जाता है, उसके मन में ये बात खटकती है, हो सकता है ये बात सही भी हो। तो वो क्या करता है, इस बात को जानने के लिए क्या करता है, कहाँ जाता है, अकबर के पास जाता है। लेकिन उसके जो सैनिक हैं वो कहते हैं कि अकबर अभी सो रहा है और सोते हुए अकबर को उठाने की हमको इजाजत नहीं है। इस पर क्या करता है, दुर्गादास क्या करता है, तहव्वुर खान के पास जाता है। अब आपको मालूम है तहव्वुर खान को भागकर कहाँ चले गया था, औरंगजेब के पास में। जब उसको दुर्गादास को मालूम चलता है कि तहव्वुर खान क्या है, औरंगजेब के पास चले गया, तो उसके मन में शंका हो जाती है कि हो सकता है ये पत्र जाली नहीं, सच्चा भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, अपने राजपूत सैनिकों को जाकर इसकी जानकारी देता है। राजपूत सैनिक बड़ा गुस्सा करते हैं और अकबर का खेमा ढूंढकर वापिस मारवाड़ और मेवाड़ की तरफ निकल जाते हैं। अब होता है बेटा दृश्य, प्रातःकाल अकबर की नींद खुलती है, उसे सारी बातों का मालूम चलता है, वो घबरा जाता है कि मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, वापिस राठौड़ सैनिकों के पीछे ही भागता है। तो 1-2 दिन भूखा प्यासा मरने के बाद वो दुर्गादास के पास पहुंच जाता है। जब दुर्गादास को सारी स्थिति मालूम चलती है, लेकिन अब क्या है, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की विजय हो गई। अब क्या किया जाए, अब हो गई अकबर को अपनी चिंता
अब अकबर की चिंता, अकबर कहता है दुर्गादास को कि मैंने आपके कहने पर विद्रोह किया है, अब औरंगजेब से मेरी जान को खतरा है, आप राजपूत हो, आपने मेरे को वचन दिया है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तो दुर्गादास कहता है कि मैंने अगर आपको वचन दिया है तो इसका मैं पूरा निभाऊंगा। तो वो क्या करता है, जयसिंह से बात करता है। जयसिंह कौन है, मेवाड़ के महाराणा, कि मैं इनको लेकर संभाजी के पास जा रहा हूँ, कहाँ पे, दक्षिण में, महाराष्ट्र में, और वहां जाके इनको सुरक्षित पहुंचाऊंगा। तो दुर्गादास राठौड़ एक टुकड़ी लेकर दक्षिण में पहुंच जाता है। लेकिन दक्षिण में भी क्या है, अकबर को उतनी सहायता नहीं मिलती और उसको लगता है कि यहाँ भी मेरी जान को खतरा है। तो क्या करता है, अपनी एक बेटे को और एक बेटी को दुर्गादास राठौड़ के पास छोड़ देता है और खुद शरण लेने के लिए कहाँ चले जाता है, ईरान की शाह के पास में। तो बेटा ये है आज हमारा अकबर का विद्रोह समाप्त हो गया। 1681 में हुआ। कब हुआ, 1 जनवरी को चालू हुआ और 15 जनवरी को छल कपट के द्वारा औरंगजेब ने क्या किया, इस विद्रोह को बिगर युद्ध लड़े ही समाप्त कर दिया। तो ये बेटा औरंगजेब की कूटनीतिक विजय थी, है ना, राजनीतिक विजय थी, सैनिक विजय नहीं थी। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब किस प्रकार दुर्गादास राठौड़ को मारने के लिए षड्यंत्र रचेगा। उसके बाद अजीत सिंह और दुर्गादास के अनबन पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो कैसे अज्ञातवास ले लेते हैं दुर्गादास राठौड़ और उनकी कहाँ मृत्यु होती है। ये सारे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। अगर अभी हमने जो आज पढ़ा अकबर के विद्रोह, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप हमें फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।